तो टेलबोन होता क्या है? ये कुछ वर्टिब्राज हैं, कुछ मनके हैं। जैसे ये मनके अलग अलग दिख रहे हैं ना, वैसे यहाँ पे कुछ मनके थे जो जुड़ गए और वो एक बोन बन गई कॉसिक्स। अब होता क्या है, अक्सर ये कब दुखती है? मोस्ट कॉमनली जिनकी लॉन्ग सिटिंग जॉब है। तो सबसे पहले टेलबोन पेन के साथ ये विशेष ध्यान देना है पेशेंट ने कि बैक पोस्चर्स नहीं लेना है। फिर डिलीवरी के बाद भी टेलबोन पेन बहुत कॉमन है। पूजा ज़मीन पे बैठ के की जाती है। तो पहले के टाइम जो घर होते थे वो मिट्टी के होते थे, वो सॉफ्ट सरफेस था। लेकिन आजकल ये मार्बल है, टाइल्स हैं, हम उसके ऊपर जब डायरेक्टली हार्ड सरफेस पे लंबा बैठ के पूजा करते हैं तभी भी टेलबोन बहुत जल्दी इरिटेट होती है। तो आपने ये टायर ट्यूब को इस तरह से चेयर पे रख के आपने इसके ऊपर बैठना है। तो इससे क्या हुआ, जो टेलबोन वाला हिस्सा है वो मेरा बीच में आ गया और पीछे मैंने एक पिलो का सहारा ले लिया जिससे मेरी कमर भी सीधी रहेगी। सेहतनामा देख रहे दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे वीडियोस पसंद आ जाते हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सेहतनामा में एक बार फिर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षनीत हमारे साथ हैं, पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। आज उनसे बात करेंगे टेल बोन, हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से में कभी हम गिर जाते हैं या किसी और वजह से अगर जर्क लग गया और उसके बाद दर्द हो रही है, उसको ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पर ना तो प्लास्टर लगाया जा सकता है, कोई ऑइंटमेंट नहीं लगा सकते, कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो इसको ठीक कैसे करें, इसका इलाज बताएंगी डॉक्टर हर्षनीत। वेलकम मैम। सारी डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी डिटेल में कि वो ऐसी जगह है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही, जरा सा गिरे नहीं आप, अगर सीधे गिरते हैं हिप के बल नीचे बैठ गए तो वो आपकी वो इंजर्ड हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक्सरे कराया, उसमें नजर आ रहा है कि वो हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब इसको हील कैसे किया जाए? तो टेलबोन होता क्या है, हमारे पूर्वज फोर फादर जब इवोल्यूशन हुआ है ना, जब हम ह्यूमन बीइंग नहीं थे, इंसान नहीं बने बंदर थे हम। हाँ, तो उस वक्त हमारी टेल हुआ करती थी। वो टेल का रेमिनेंट है टेलबोन, जो स्पाइन का आखिरी हिस्सा, टिप। इसको मेडिकल भाषा में कॉसिक्स बोलते हैं। ये कुछ वर्टिब्राज हैं, कुछ मनके हैं। जैसे ये मनके अलग अलग दिख रहे हैं ना, वैसे यहाँ पे कुछ मनके थे जो जुड़ गए और वो एक बोन बन गई कॉसिक्स। उसको मेडिकल भाषा में इस प्रॉब्लम को कॉसिडाइनिया भी कहते हैं, टेल बोन पेन। ठीक है। अच्छा, ये मन के जुड़ के एक हड्डी का रूप ले चुकी है। हाँ, अभी हड्डी नहीं है वैसे। नहीं, हड्डी है, हड्डी है। मनके तो अब ये अलग अलग थे ना, अब यहाँ पे ये अलग अलग मनके नहीं रहे, ये जुड़ गए क्योंकि अब टेल रही नहीं, पूंछ रही नहीं, उसका रेमिनेंट है, ये बचा हुआ हिस्सा है, ये टेल बोन है। इसका अपना एक रोल है, इसके कुछ फंक्शंस है, इसके कुछ अंदर शरीर के अंदर हड्डी के साथ इसका कुछ काम है। इसको मेडिकल भाषा में कॉसिक्स बोलते हैं। अब ये जो कॉसिक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करती है, जैसे हम जब बैठते हैं, अगर आप बैठने का पोस्चर देखेंगे तो इसमें जो ये हिप बोन है उसकी इस हिस्से को इस्चियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। ये दोनों और ये पूरे ट्राइपॉड बन गया, ट्राइंगल बन गया, इसके ऊपर हम बैठते हैं। मतलब ये हमारे बैठने के पूरे उस सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो इसका काम है, ये ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही बेकार हड्डी है। दूसरा, ये हड्डी सारी पेल्विक फ्लोर मसल्स, जो पेल्विक फ्लोर है जहाँ पे हमारा यूट्रस, ब्लैडर, फिर हमारा रेक्टम पड़ा है, वो उसकी जो नीचे की बेस है मांसपेशियों की, उसको पेल्विक फ्लोर मसल्स बोलते हैं। उस पेल्विक फ्लोर मसल्स की जो जुड़ाव है वो यहाँ कॉसिक्स पे आके होता है। कुछ जुड़ाव तो यहाँ इस हड्डी पे है, जो हिप बोन्स के निचले हिस्से पे, और उसके दूसरे हिस्सा जो मांसपेशी के दो होंगे कोने, एक ये कोना, एक ये कोना, जो दूसरा कोना है वो यहाँ पे आके कॉसिक्स पे जुड़ता है। तो ये मतलब उस मांसपेशियों को भी पकड़ के रख रहा है, प्लस हमारे बैठने में हम जैसे ऊपर से बैठे तो एक कुछ भार यहाँ जाना है, कुछ भार यहाँ जाना है, लेफ्ट और राइट साइड। तो मतलब वो वेट डिस्ट्रीब्यूशन, जो वजन है उसको भी तरीके से भार को डिस्ट्रीब्यूट करके रखने में मदद करता है। हिप्स के कुल्हों के भार डिवाइड करके सही तरीके से करता है। तो मतलब कॉसिक्स के दो इंपॉर्टेंट रोल हो गए। अब होता है क्या, अक्सर ये कब दुखती है? मोस्ट कॉमनली जिनकी लॉन्ग सिटिंग जॉब है। जैसे बैंकर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। मैं स्टूडेंट्स में आजकल प्रॉब्लम देखती हूँ जो अपने एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, और खासकर एग्ज़ाम टाइम पे लंबी सिटिंग होती है उनकी, तो उनमें बहुत ये प्रॉब्लम है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, प्रेगनेंसी के वक्त, क्योंकि स्पाइन के अंदर चेंजेस आते हैं। जब आप यूट्रस बढ़ता है, पेट बाहर निकलता है, तो उसका दबाव स्पाइन पे पड़ता है और वो सबसे ज़्यादा दबाव निचले हिस्से में डालता है।
फिर डिलीवरी के बाद भी टेल बोन पेन बहुत कॉमन है, क्योंकि डिलीवरी के प्रोसेस में जब बेबी बाहर आता है तो उसमें ये हल्की सी टेल बोन एक हल्की सी मोबिलिटी लेती है, जिससे कि बच्चे का बाहर निकलना आसान होता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, तो डिलीवरी के बाद भी बहुत कॉमन है। और एक कारण जैसे आपने बताया कि हम पीछे की तरफ गिर गए, एक होता है कई लोग सीढ़ियों से धड़ 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 नीचे गिर जाते हैं और बैठ गए उसी पे, तो फिर उसी पे या तो जोर पड़ गया, या तो वहाँ फ्रैक्चर हो गया, या वो कई बार टूट के अलग भी हो जाती है। अच्छा। ये भी होता है, देखने में मिलता है एक्सरे में। कई बार वो टूट के अलग हुई और फिर गलत तरीके से जुड़ भी गई। कई बार पेशेंट को जब वो टूट के अलग हुई तब नहीं दिक्कत बनी, पर जो गलत तरीके से जुड़ गई तब उसमें पेशेंट को दिक्कत आ रही है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि अगर अपने इंडियन कल्चर्स में पूजा ज़मीन पे बैठ के की जाती है, तो पहले के टाइम जो घर होते थे वो मिट्टी के होते थे, वो सॉफ्ट सरफेस था। लेकिन आजकल ये मार्बल है, टाइल्स हैं, हम उसके ऊपर जब डायरेक्टली हार्ड सरफेस पे लंबा बैठ के पूजा करते हैं तभी भी टेल बोन बहुत जल्दी इरिटेट होती है। अच्छा, जो मोटे व्यक्ति हैं उनके लिए ये फ़ायदे की बात है उनको टेल बोन जल्दी से नहीं हर्ट होती, फैट होता है, क्योंकि फैट्स होते हैं नीचे। जो ज़्यादा दुबले हैं, एक्स्ट्रा स्किनी है, उनमें भी ये टेल बोन जल्दी इरिटेट हो जाती है। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं जहाँ पे ये पेन बन सकता है। ये तो हुआ जहाँ पे कोई लोकल इंजरी हुई, मतलब वहीं पे कुछ हानि हुई लेकिन टेल बोन में पेन कहीं ना कहीं रेफर्ड पेन भी आ सकता है। रेफर्ड पेन मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि दिल का दर्द बाह में जा सकता है, किडनी का दर्द बैक पेन में आ सकता है, वैसे ही टेल बोन के अंदर दर्द कभी कभी कुछ केसेस में वहाँ का लोकल पेन ना होके वो कहीं ना कहीं स्पाइन के दूसरे हिस्से से आता होता है। मान लीजिए कि बैक पेन का पेन है, आपको कमर का बहुत सालों से आपको दर्द रहा हो, इवन गर्दन या पीठ में दर्द रहा हो, तो उसका जोर नीचे पेल्विक मसल्स पे पड़ेगा और वो टेल बोन को इरिटेट करता है। अगर टेल बोन का पेन हमने सही समय पे नहीं संभाला तो वो पेल्विक पेन में कन्वर्ट हो जाता है। वो पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, या फिर नीचे बिल्कुल हमारा जहाँ पे आउटपुट है, जहाँ से हमारा यूरेथ्रा और सब जा रहा है, तो वहाँ पे उसमें एक ज़ख्म सी फीलिंग देना। कई बार पेशेंट बताते होते हैं कि वो पुराना तो टेल बोन पेन था, उस समय ठीक हो गया, लेकिन अब वो नीचे पेन आता है तो हम कहीं ना कहीं इस तरह से हाथ रख के चलते होते हैं तो वी फील बेटर, नहीं तो वो दर्द तेज़ हो जाता है। मतलब इतना सो दिक्कत कर देता है कई बार टेल बोन कि पेशेंट को पॉटी पास करने में दिक्कत हो रही है, पीरियड्स के वक्त ये पेन इरिटेट हो जाता है, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त ये पेन इंटरफेयर कर रहा है, या फिर रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल मतलब उठना बैठना, सबसे ज़्यादा बैठ के खड़े होना, या लगातार खड़े रहना, या लगातार चलना, और सो बेड पे करवट लेने में भी मुश्किल कर रहा है। तो ये दिक्कतें आती हैं अगर टेल बोन इरिटेट हो जाए। तो है तो छोटी सी हड्डी, लेकिन जब ये दुखती है तो बहुत परेशान करती है। और सबसे बड़ी बात, हम सब काम कर रहे हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, हर चीज़ में आपको दिक्कत होती है अगर आपकी टेल बोन में दर्द है। क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल में हम लोग देखें तो आजकल सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग भी कहा जाता है, बहुत कॉमनली सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, लगातार सिटिंग होनी ही होनी है। तो अगर आपकी बैक मसल्स वीक है या आपके आगे पेट की मांसपेशियां वीक है तो वो भी आपके टेल बोन पे प्रेशर डाल सकती है। तो ये तो हमें कई सारे कारण पता पड़ गए। अब टेल बोन जब ये पेन आ रहा है तो सबसे पहले इस पेन में हमने ध्यान देना है कि पेशेंट क्या करते हैं। जब पेन आना शुरू होता है तो वो अक्सर ऐसे एक बैक पोस्चर लेंगे, वो ऐसे एक साइड पे बैठना शुरू करेंगे, प्रेशर ना पड़े, या कभी वो ऐसे होंगे, है ना, या फिर वो कभी कोशिश करते इस तरह से झुकेंगे, टेढ़ा बैठ जाएंगे ताकि उस पर प्रेशर ना पड़े, या फिर वो कई बार ये भी करते होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे स्लांट कर जाएंगे ताकि उस पर प्रेशर ना आए। तो जब आप ये बैक पोस्चर्स लेते हैं उस पेन से बचने के लिए, तो वो टेल बोन की दिक्कत को और बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। उसके साथ साथ टेल बोन के साथ साथ कमर या उसके आसपास की कुल्हे की, हम लोग स्ट्रीट बोन पेन भी कहते हैं, स्ट्रीट बोन पेन इज़ अलग टॉपिक, बट वो अगर इसके साथ बन गया तो पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल आती है। वो बहुत ही इट्स लाइक डाइंग सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि ना वो खड़े हो पा रहे हैं, इवन वो सुसु पास करने में, पॉटी पास करने में, है ना। तो बैक पोस्चर्स की वजह से वो दिक्कतें और चैलेंजिंग हो सकती है। तो सबसे पहले टेल बोन पेन के साथ ये विशेष ध्यान देना है पेशेंट ने कि बैक पोस्चर्स नहीं लेना है। पोस्चर आपका सही होना चाहिए। पोस्चर सही होना है तो उसके लिए फिर टेल बोन पे तो भार आएगा। तो ये एक रिंग आती है, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डोनट पिलोज आते हैं, सैक्रल रिंग्स आती हैं, फिर एक आजकल कुशन्स आ गए स्पेशल जिसमें कि सिर्फ टेल बोन हिस्सा जो है उसको फ्री रख के उस पर बाहर डाल के बैठ सकते हैं। गद्दियाँ मिलती हैं, वो ठीक है यूज वो करना? कुछ हद तक अच्छा हेल्प करती हैं, पर मैं जितना अपना एक्सपीरियंस देख रही हूँ क्लिनिकली, बहुत सारे पेशेंट्स बताते हैं कि वो कुछ समय तक मदद कर पाती हैं, फिर वो पेन मुड़ के आने लगता है। तो ये बहुत एक सिंपल सा ये स्कूटर का
रिंग टायर ट्यूब टायर है, ट्यूब। ये आसानी से कहीं पे भी मिल जाएगा। पुराने स्कूटर का टायर ट्यूब ले लीजिए आप, उसको हवा भरवा के अपने पास रख लीजिए, कार में छोड़ दिया आपने, अपने जहाँ ऑफिस में वहाँ पे छोड़ दिया। तो आपने ये टायर ट्यूब को इस तरह से चेयर पे रख के आपने इसके ऊपर बैठना है। तो इससे क्या हुआ, जो टेल बोन वाला हिस्सा है वो मेरा बीच में आ गया, और पीछे मैंने एक पिलो का सहारा ले लिया जिससे मेरी कमर भी सीधी रहेगी। तो ना टेल बोन पे प्रेशर पड़ा, ना मैंने बैक पोस्चर लिया। तो ये रिंग बहुत ज़्यादा फायदे की चीज़ है टेल बोन पेन में। तो ये चीज़ करना पहले शुरू करें आप, अगर टेल बोन पेन आ रहा है, खासकर अगर डिलीवरी के बाद आ रहा है ना, या फिर आपको पहली बार ही लाइफ में आया, कहीं आप गिरे नहीं, कुछ नहीं हुआ, लॉन्ग सिटिंग से ही आया है, तो आप ये रखना शुरू करें। इसके अलावा एक सिट्स बाथ होता है। सिट्स बाथ है जहाँ पे अगर घर में आपके पास एक लंबा वाला टब है तो उसमें पैर लंबे करके उसके अंदर ये रिंग रखी, उसके अंदर आपने पानी इस तरह से भरना है कि आपका पेट का बीच का हिस्सा और थाइस के बीच के तक, वहाँ तक पानी उसमें आसानी से आ जाए। अगर लंबा टब नहीं कोई बात नहीं, आपका गोल टब है, थोड़ा चौड़ा टब हो जिसमें आप आसानी से बैठ सकें, तो उसमें कोसा गर्म पानी मतलब गुनगुना पानी रख के उसमें 15 से 20 मिनट सुबह शाम सिकाई करे, तो उससे वो टेल बोन के ये पूरे हिस्से को सिकाई मिलेगी, तो उससे भी वो टेल बोन पेन आपका कम होने जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, उसके आसपास की सूजन कम हो जाएगी। तो एक हो गया रिंग आपने यूज़ किया, एक हो गया आपने सिट्स बाथ किया, और तीसरी चीज़ जो वो टेल बोन पेन जब शुरू ही होता है ना, तो उसको इग्नोर ना करें, आप अपनी पोजीशन चेंज करते रहें, लंबा ना बैठें। उस वक्त तो आप एहतियात बरत लें कि मैंने हर 15-20 मिनट में खड़े होना है, फिर बैठ गए या फिर चल लिए, है ना। इसके बावजूद अगर ये दर्द रह जा रहा है या मुड़ मुड़ के आ रहा है, क्योंकि अक्सर टेलबोन के पेशेंट ना ये शिकायत करते हैं कि हमने बड़ा इलाज कराया, कुछ समय आराम रहता है, फिर वो थोड़े दिन के बाद आ जाता है, सालों चलता है। हाँ, और उसके अलावा दिक्कत क्या आती है टेलबोन की कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जब अफेक्ट करना शुरू करता है ना, कि बैठना मुश्किल हो गया, 2 व्हीलर्स ड्राइव करना मुश्किल हो जाता है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे अगेन डायरेक्ट प्रेशर उस पर आएगा। या फिर इवन इसका एक रीज़न ओवर जिमिंग, ओवर एक्सरसाइजिंग भी है। मोस्ट कॉमनली उन पेशेंट्स में भी देखा गया है जो ओवर एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ पे आपने अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी कम करनी है। तो ये जो जब सालों चल रहा है, आप साल 2 साल में आप 5 या 6 एपिसोड्स टेलबोन के देख रहे हैं कि हो रहा है, तो वहाँ पे पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिलें, क्योंकि अक्सर यहाँ पे पेशेंट बताते होते हैं कि इंजेक्शंस भी ले लिए हमने, वहाँ पे स्टेरॉइड के लगवा लिए, फिर भी वो दर्द परेशान कर रहा है। तो वो बेसिकली आपका पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट जो फिजियोथेरेपिस्ट होगा, ये अलग से एक्सपर्टीज़ है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो टेलबोन वाला हिस्सा है जो कि अब भार लेने में मुश्किल कर रहा है, तो ये मैनुअल टेक्निक्स के थ्रू हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट होती है, बहुत एडवांस्ड बायोमैकेनिक्स करेक्शंस होते हैं जो कि कमर के लेवल पे, स्पाइन पे और यहाँ पे, और ये ऊपर से होते हैं, इसमें अंदर से जाके हमने कुछ काम नहीं करना है, सर्जरी नहीं है, कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है, आपने बाहर से ठीक करना है, ये इन्वेसिव नहीं है। जैसे कई बार पेशेंट काफ़ी डरे हुए होते हैं कि कहीं कोई चीरा ना लगाना पड़े या ऑपरेशन सर्जरी ना करनी पड़े, हाँ, या फिर कोई हाथ तो अंदर डाल के नहीं आप कुछ करेंगे क्योंकि मुझे तो बहुत दुखता है, तो इसमें अंदर हाथ डालने की कोई बात ही नहीं है। इसमें सारा काम ऊपर से होना है, स्पाइन के पास से होना है, जिसमें अलाइनमेंट ठीक करी। तो अलाइनमेंट का पर्पस क्या था कि ये टेलबोन अपना काम करना फिर से शुरू कर दे। इसका जो काम था भार लेना, भार को डिस्ट्रीब्यूट करना, यहाँ की मांसपेशियों में, जैसे हमने बताया गर्दन में स्पाज़म आ जाती है तो गर्दन अटक जाती है, कमर में चूक पड़ गई तो कमर अटक गई, यहाँ की मांसपेशियाँ अगर उसमें चूक पड़ गई तो वो अटक गई, तो वो रिलीज़ करना है बस। तो इसमें सेशंस लगते हैं, जितना पुराना टेलबोन पेन होगा उतना ये ज़्यादा समय लेगा ठीक होने में रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट के पास। और उसका कारण है क्योंकि रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट के पास पेशेंट बहुत कई बार लेट पहुंचते हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर चुका होता है, स्ट्रक्चर्स को, उसके आसपास के जो बोन्स को इन्वॉल्व कर चुका है, तो उसको काम करने में, पूरा रिहैबिलिटेशन करने में 1 से 1.5 साल या 2 साल भी लग जाते हैं। पर जब ये ट्रीटमेंट हो गई तो फिर वो उसको टेलबोन पेशेंट को कभी परेशान नहीं करता। अच्छा, अब गिरने से अगर टेलबोन जो है वो हेयरलाइन फ्रैक्चर आ रहा है, गिरने की वजह से दर्द है, वो कैसे ठीक करती है? उसमें सबसे पहले आपने ये रिंग को यूज़ करना शुरू करना है सबसे पहले। कई बार मुझे पेशेंट बताते हैं कि हमें किसी ने बताया नहीं, लेकिन अब आपको पता है, आपने वीडियो देख लिया, आपको पता है ये बात। अगर आपके आसपास कोई इस चीज़ से जूझ रहा है तो उसको इमीडिएटली ये स्कूटर की टायर ट्यूब किसी भी छोटे शहर में, गांव में, हर जगह मिल जाएगी। बहुत महंगी सीट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट वो सीट्स भी इतना फ़ायदा नहीं देगी जितना आपको ये टायर ट्यूब देगी, क्योंकि इसका ये जो ब्रिम है ये बड़ा है ना,
जब आप वो रेडीमेड लेते हैं उसके शॉर्ट छोटे होते हैं बिल्कुल। और अगर मान लीजिए कोई हैवी पेशेंट है या एक बड़ा व्यक्ति है तो उसका सीट साइज भी बड़ा है, तो वो इसके ऊपर आसानी से बैठ पाता है, तो उसके दोनों हिप्स की जो बॉर्डर है वो ये बॉर्डर पे आती है, तो वो सपोर्टेड फील करता है। अगर वो छोटी रिंग होगी तो आधा हिस्सा आपका हिप बोन का बाहर गिर रहा है, तो वो टेलबोन को और इरिटेट कर देगा। तो जो स्कूटर की टायर ट्यूब है वो सबसे बेस्ट है, उसको फुला के आप उसके ऊपर बैठें हमेशा, चाहे आप चेयर पे हो, चाहे आप बेड पे हो, चाहे आप सोफे पे हो, आप उसको रिंग को रख के बैठें और अपने पैर ऊंचे कर लें, लंबे कर लें। जब आप अगर सोफे पे या आप बेड पे बैठना चाह रहे हैं, वैसे तो कोशिश करें चेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा बैठें, पर जो वो अक्यूट फ्रैक्चर वाली चीज़ हुई हुई है वो ज़्यादा परेशान कर रही है, तो दोनों पैर लंबे करके घुटनों के नीचे भी एक पतला सा तकिया रख ले, तो उससे कमर पे जोर नहीं पड़ेगा, तो आपकी कमर दर्द नहीं होगी, तो आपके लिए बैठना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ये काम करें। अब वो इमीडिएटली अगर मान लीजिए हफ्ता 10 दिन ही हुआ है, तो उस हफ्ता 10 दिन में आपने फिर वो कोसा गर्म सेक नहीं करना है, फिर आपने यहाँ पे आइस पैक, आइस जेल पैक्स आते हैं ठंडे वाले, वो रख लें, उसको मतलब उसके कांटेक्ट आ जाए आपके सरफेस का नीचे का, तो वो 5 से 7 मिनट का वो सेका दीजिए। वो आप खुद कर सकते हैं, आइस जेल पैक लेके आप पीछे लगा आप सकते साइड पे हैं। करवट पे लेट के भी आप उस अपने हिस्से पे आप पीछे सेक उसको, जैसे जेल पैक्स को अपने बम्स पे रख के आप सेका कर सकते हैं, वो बिल्कुल खुद से कर सकते हैं, उसमें आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप महसूस कर रहे हैं मुश्किल, तो आप ये रिंग के बीच में रख लें और आप उसको मूव करते रहें, वो भी कर सकते हैं बिल्कुल आप, तो उससे उसकी सूजन जल्दी गिरेगी। ठीक, तो मांसपेशियों में अगर सूजन कम गिरे, जल्दी गिर जाएगी, तो मांसपेशियां टाइट नहीं होगी, स्टिफ नहीं होगी, वो लचीली रहेगी, तो आपको हीलिंग फास्टर होगी। राइट, ये ध्यान देना। और इसके अलावा भी कोई इलाज है? नहीं, पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन जो एक्सपर्टीज है फिजियोथेरेपी, वो ही इसमें, क्योंकि वहाँ आपका वो प्लास्टर तो लग नहीं सकता और कुछ भी नहीं कर सकते आप, तो आपको यही करना है। अच्छा, सोने की पोजीशन क्या होनी चाहिए अगर टेलबोन में दर्द है? आप जब सो रहे हैं कोशिश करें आप साइड पे सोएं ज़्यादा बजाय सीधा सोने के, और साइड में भी आपने दोनों पैरों के बीच में, जैसे मान लीजिए तकिया, आपने तकिए को डालना है अपने दोनों पैरों के बीच में, वो तकिया पूरा आपके ये घुटने से लेके पैर की लंबाई का रहेगा, जिससे इन दोनों पैरों के बीच में अंतर रहेगा, तो वो लंबाई में रहेगा, तो दोनों पैर टकराएंगे नहीं, तो वो एक स्पेस हिप बोन के बीच में भी स्पेस बनाए रखेंगे पेल्विस के बीच में, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा टेलबोन को सपोर्ट मिलेगा, वो इरिटेट नहीं होगी। तो साइड में सोएं ज़्यादा बजाय सीधे या उल्टा सोने के, ये ध्यान देना है आपने। टेलबोन में जब आपके दर्द है या हेयरलाइन फ्रैक्चर है, तो एक्सरसाइज करें या ना करें? जब टेलबोन में दिक्कत आ रही तब एक्सरसाइजेस नहीं करनी, किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं या करनी। दूसरी कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते? कीगल्स को लेके डाउट आता है अक्सर पेशेंट को कि कीगल्स करनी चाहिए कि नहीं, कीगल्स तो आपने बिल्कुल नहीं करनी जब टेलबोन पेन आता है। आप कुछ टेलबोन पेन में भी थंब रूल है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ 0 इज़ नो पेन, 10 इज़ अनबेरेबल, तो 0 से 10 के बीच में अगर 1 या 2 का दर्द है, तब आप अपनी कमर के लिए जो सेफ एक्सरसाइजेज हैं वो कुछ कर सकते हैं। आप स्ट्रेंथन करने के लिए पीठ की और कमर की मांसपेशियों को ताकत डालने के लिए कुछ सेफ एक्सरसाइज छोटी छोटी कर सकते हैं, लेकिन ओवर एक्सरसाइजेस उसको और नुकसान करेगा। तो इसलिए एक्सरसाइजेस का जो डिसीजन है वो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके करें, खुद से कॉल ना लें, क्योंकि आजकल बहुत कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है मीडिया पे, जहाँ पे बहुत एनकरेजमेंट्स होती है एक्सरसाइज करने की। तो एक्सरसाइज करने के वक्त ये थंब रूल ध्यान रखें, 1 या 2 का पेन है आउट ऑफ 10, फिर आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर वो 2 को बियॉन्ड क्रॉस कर रहा है तो फिजियोथेरेपिस्ट एक्सपर्ट को मिलकर अपनी एक्सरसाइजेस प्लान करके फिर करें।